एक चीज़ मैंने देखी यार, ईमान की कोई बहुत बड़ी कोई फ़ैन फॉलोइंग है। सब ने आके पहले अपने आप को नहीं, दूसरे किसी को सलाम नहीं बुलाना, अस्सलाम वालेकुम ईमान ही चल रहा होता है। ये कौन सा बेईमान है, ईमान है, कुछ पता नहीं मुझे। सो मेरा बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने पेज नंबर 72 पे आना है। फ्रिक्शन का जो हमारा टॉपिक है उससे आज हम अपना जो आगाज़ करेंगे। और फ्रिक्शन का जो टॉपिक है मेरा बेटा बहुत आसान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए ताकि मैक्सिमम लोग लाइव हों, तो मैं फिर आज जो फ्रिक्शन का टॉपिक है वो स्टार्ट करें। फैसलाबाद में बारिश हो रही है, क्या बात है जनाब भी फैसलाबाद वालों की। बेटा बारिश में खड़े हुए क्लास तो नहीं ले रहे बेटा, अंदर आ जाओ, कोई मसला नहीं। रहीम साहब को वॉइस नहीं आ रही, बाकी सब लोगों को तो आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ वगैरह चेक कर लीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी ये मंथर है या क्या है जो भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह गनमा बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं पंजाबी में ही मोस्टली बात करता हूँ। क्या बात है सईदा बेटा, आपने क्या बात कर दी माशाल्लाह। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। जज़ाकल्लाह। रहीम साहब बेटा वालेकुम सलाम। रहीम साहब सर वीडियो इज़ ब्लर। मेरा पुत्र कुछ भी नहीं है, अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करें और पेज को रिफ़्रेश करें तो आपकी वीडियो क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, नीयत भी बेहतर हो जाएगी, क्लास में बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी। ओहो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद नज़ीर है, एम अहमद नज़ीर मेरा पुत्र। मेरे ख्याल में प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर नाम ही लिखा होता है, और अभी तक माशाल्लाह आपको नाम का नहीं पता चला। जी कशफ वालेकुम सलाम बच्चे। चले मेरा बेटा, अब हमारे पास 60 लोग हो चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। फ्रिक्शन, अब सबसे पहली बात तो ये मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हुए आपको जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है, उसे हम फ्रिक्शन का नाम देखते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स that opposes the motion of object, that opposes the motion of objects ऑब्जेक्ट्स की मोशन को जो चीज मुखालफत करती है, रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो उनके दरमियान में जो रगड़ हम जिसको कहते हैं वो चीज हमारे पास फ्रिक्शन कहलाती है। मैं अपने पेन को या बोर्ड मार्कर को बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं तो मुझे जिस रुकावट का, जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की मोशन कम होती है, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जैसे बाइक चलाते हुए हवा आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है तो वो आपके पास एयर फ्रिक्शन है मेरा बेटा। अब मेरे बेटे अगर हम बात करते हैं इस कायनात के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो एक्शन में आ जाती है, मतलब एक्ट करना शुरू कर देती है। जमीन पर चलते हुए पांव और जमीन के दरमियान अगर फ्रिक्शन ना होती, रगड़ ना होती, तो हमारे पांव फिसलना शुरू हो जाते, हम चल भी ना पाते। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पे मेरा बेटा ये बात करूं कि भाई सबसे पहले
नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। इस पूरी कायनात में ऐसी कोई सरफेस नहीं है जो 100% स्मूथ हो। दो तरह की सरफेस होती है मेरा बेटा, एक आपके पास स्मूथ सरफेस जिसे आप रेगुलर कहते हो, दूसरी आपके पास नॉन स्मूथ। जैसे कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड का और दीवार का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस क्या होगा? व्हाइट बोर्ड। और जबकि रफ सरफेस क्या होगी? दूसरी दीवार। तो रफनेस के ऊपर जब कॉन्टेक्ट या कोई बॉडी मूव करेगी तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगी मेरा बेटा? ज्यादा। और यहां पे फ्रिक्शन क्या आएगा? मेरा बेटा तुम आईडी कार्ड बनाने के लिए यहां पे आए हुए हो, खाना खराब कौम, आपकी एज क्या है? इसको यार ब्लॉक करो। मेरा बेटा प्रीवियसली क्लास लेने के लिए आपको लेक्चर्स के ऊपर जाना पड़ता है, जहां पे लोड मोर करते जाएंगे, वहां पे मेरा बेटा आप लोगों के सामने प्रीवियस लेक्चर्स आ जाएंगे। पेज नंबर 72 है मेरा बेटा। ये मंथर पता नहीं मद जो भी है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। अब मेरा बेटा मैं ये चीज बता रहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। बड़े सीधे और सादा अल्फाज में कहूं कि इवन आप भी जमीन पे चलते हो, अगर ये जो ग्रिपिंग फोर्स होती है, जो जो चीजों को आपस में जोड़ के रखती है, उसको भी हम नाम क्या देते हैं मेरा बेटा? फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो ये ग्रिपिंग फोर्स से कैसे होता है ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि हमारे पास इस नेचर में दो तरह की सरफेस होती हैं। एक सरफेस आपके पास स्मूथ है जबकि दूसरी सरफेस आपके पास नॉन स्मूथ है। स्मूथ सरफेस को प्लेन या आप ये कह सकते हो बड़ी ही नरम सरफेसेस की बात करें, जहां पे हाथ को मूव करते हुए आपको कम रेजिस्टेंस का, कम रुकावट का सामना करना पड़े, तो वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगी मेरा बेटा? कम होगी। और अगर जहां पे आपको ज्यादा फोर्स का सामना करना पड़े वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगी मेरा बेटा? ज्यादा होगी। अब मेरे बच्चे हम ये बात करते हैं सरफेस के लिहाज से बात करें। सो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। आपकी बुक में ये एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 72 पे कि अगर आप एक लकड़ी के ब्लॉक को देखें, दो लकड़ी के ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, बिल्कुल वेल पॉलिश्ड है, प्लेन सरफेसेस है, तो आप कहते हो कि दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, बहुत प्लेन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब आप इस सरफेस को भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हो तो इसमें भी आपको इर्रेगुलरिटी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह पिट्स एंड बम्प्स नजर आएंगे, उसकी सरफेस के ऊपर इर्रेगुलरिटी नजर आएगी, उसको हम पिट्स एंड बम्प्स का नाम देते हैं। जैसे कि आप रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर को देखते हो, वो भी आपके पास क्या चीज है मेरा बेटा? पिट्स एंड बम्प्स है, जिसकी वजह से रुकावट बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रोके या रोकने की कोशिश करती है, उस फोर्स को मेरा बेटा हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। अभी फिलहाल मैंने ये बात की कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे, कि अगर कोई सरफेस जितनी ज्यादा प्लेन होगी, नरमो मुलायम होगी, जहां भी इजीली हाथ मूव किया जा सके, वो सरफेस हमारे पास लेस फ्रिक्शन रखती हैं। लेकिन जो सरफेस हमारे पास रफ होंगी, रफ सरफेस, ये जो रफनेस है, रफनेस की वजह से हमारे पास जो चीज बेटा इंक्रीज करती है वो फ्रिक्शन है। अब मेरा बेटा हम लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी जाओ तो बुक में दो टेबल्स के दरमियान की सरफेस दिखाई गई है, जो बज़ाहिरन हमें यह नजर आ रही है कि भाई आपके पास यहां पे दरमियान में किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर उसको भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखा जाए तो वहां पे भी फ्रिक्शन मौजूद है। अपोज करना मतलब रोकने की कोशिश करना चाहिए था बेटा।
अब मेरा बेटा यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल में देता हूं। कि जैसे कि टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हो या टेबल के ऊपर चाहे टेबल ही पड़ा हो, आप इसको ऊपर से प्रेस करना शुरू करो, मतलब आप इसके ऊपर मेरा बेटा लगाओ प्रेसिंग फोर्स। जब आप इसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स लगाओगे तो जहरी सी बात है ये इसकी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरा बेटा दो सरफेस को आपस में कांटेक्ट में लाते हुए जब दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि मैं दो उंगलियों को आपस में जोड़ूं, तो ये जो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो चीजें आपस में जुड़ रही होती हैं, इसको नाम देते हैं, ये बनाते हैं कोल्ड वेल्ड्स। क्या बनाते हैं मेरा बेटा, कोल्ड वेल्ड्स। पिट्स एंड बम्प्स जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मेरा बेटा ये बनाते हैं कोल्ड वेल्ड्स। क्या बनाते हैं मेरा बेटा, कोल्ड वेल्ड्स। मेरा हाफिज बेटा जो भी हैं आप जरा काइंडली अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश करें, वीडियो क्वालिटी को 720 पे रखें। NR रहमान जो भी सर डायनामिक्स मीन, डायनामिक्स बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन और कॉजेस दोनों को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब मेरा बेटा मैंने ये बात की कि प्रेसिंग फोर्स के बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ती जाती है एक खास हद तक। अब जाहिर सी बात इसकी कोई नॉर्मल रिएक्शन आर फोर्स भी होगी। एक खास हद तक हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। उस खास हद को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब आप उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेस कर दो कि खास हद तक वो चीज बढ़ सकती है, उसके बाद उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को मेरा बेटा हम नाम देते हैं Fs। और जैसे आपने पहले फोर्स लगाई और जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स थी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन R, इन दोनों के दरमियान जब रेशो ली जाती है तो हमारे पास आंसर एक कांस्टेंट आता है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। नॉर्मल फोर्स और वो मैक्सिमम फोर्स जो मैक्सिमम, देखो ये नॉर्मल फोर्स है जो आपने इनिशियली अप्लाई की, और Fs वो मैक्सिमम फोर्स है जो एक खास जहां तक आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हो उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दरमियान जब रेशो ली जाती है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जब रेशो ली जाती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दरमियान जब रेशो ली जाती है, कंपैरिजन लिया जाता है, तो आपके सामने हमेशा एक आंसर, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, एंड म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ द रेशो, या फिर ये रेशो कह सकते हो, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू म्यू। यू को जरा थोड़ा सा लाइन से बढ़ा दें तो इसको वैसे म्यू कंसिडर करते हैं, MU, जिस तरह बिल्ली नहीं बोलती। सो म्यू आपके पास इस सिंबल से डिनोट, ये सिंबल कांस्टेंट को शो कर रहा है। अगर दो ग्लास सरफेस के दरमियान यही रेशो ली जाए, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन R की, तो म्यू की वैल्यू आएगी 0.9। इसी तरह अगर ग्लास और मेटल के दरमियान देखा जाए तो ये वैल्यू आएगी 0.5 से 0.7 तक। आइस एंड वुड की देखी जाए तो 0.05। हर मटेरियल के लिए ये रेशियो डिफरेंट आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो मेरा बेटा अगर आप अपने पेज नंबर 72 पे आएंगे तो पेज नंबर 72 पे आप लोगों ने जो चीज याद करनी है वो ये है मेरा बेटा, आपके पास द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसके बाद मेरा बेटा आप लोग पेज नंबर 73 के सेकंड पैराग्राफ से याद करना शुरू करेंगे कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स ऑफ, ये वाला सेकंड पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है। इसी के अंदर आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन is known as the force of limiting friction, depends upon the normal reaction force. The ratio between the force of limiting friction and the normal reaction R is constant. जहरी सी बात है, नॉर्मल फोर्स को ही जब मैक्सिमम किया जाता है तो आपके पास एफ आती है, तो एफ और आर के दरमियान जब रेशियो ली जाए तो आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहां से मेरा बेटा अगर आपने एफ निकालना हो तो आर इसके साथ डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एस विल बी इक्वल टू आएगा आपके पास मेरा बेटा म्यू आर। अब यहां पे जो आर की फोर्स है एक्चुअली ये वेट की इक्वल आती है और वेट हमारे पास एम जी की इक्वल आता है। सो अगर आर की जगह पे मैं एम जी पुट करूं तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी म्यू एम जी। आपकी बुक में एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है जो इस फार्मूले से रिलेट करता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। आज के लिए सिर्फ हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है, व्हाट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं और इसका फार्मूला क्या है। सो पेज नंबर 72 पे सेंटर में बोल्ड करके जो चीज लिखी हुई है उसको मेरा बेटा हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद पेज नंबर 73 पे आपके पास जो चीज लिखी हुई है और आपके पास आ जाता है मेरा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जी जनाब, क्या जी जहरी सी बात है मेरा बेटा, यही तो यहाँ पे बताया है, प्रेसिंग फोर्स बढ़ाने से जहरी से तो फ्रिक्शन इंक्रीज कर रही, तो डिपेंड तो कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। जी हमारा बेटा क्या पूछा बेटा आपने, दोबारा से जरा मेंशन कीजिएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कांस्टेंट है, तो फोर्स को जब फोर्स के साथ डिवाइड करते तो आंसर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। लास्ट थिंग मैंने जो बेटा लिखी है वो ये लिखी है कि अगर मैं ये समझूं, आपके पास जो आर है ये आर वेट की इक्वल होता है, वेट एम जी के इक्वल है। एफ एस निकालना हो तो हम लिखते हैं मेरा बेटा म्यू आर और आर की जगह पे आप लिख सकते हैं एम जी। तो ये फार्मूला बन जाएगा मेरा बेटा एफ एस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। मैमूना बेटा ये मैंने दोबारा ऊपर टॉप पे लिख दी है। आपके पास इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, जैसे कि ग्लास और ग्लास के साथ, ग्लास और मेटल के साथ। अगर पेज नंबर मेरा बेटा 73 देखें तो उसके राइट साइड पे टेबल के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है मेरा बेटा। हाजरा मैंने अभी ये चीज़ बताई थी कि पेज नंबर 72 पे जो डेफिनेशन है वो याद करनी है और पेज नंबर 73 पे जो सेकंड पैराग्राफ है जहां तक आप लोगों ने लिखा हुआ है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, वहां तक आप लोगों ने याद करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा पुत्र एक कांस्टेंट दा ना है, सईदा बेटा। ओ भाई म्यू ये लेटर को बोला जाता है, ये जो सिंबल है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इसको म्यू बोलते हैं, MEW। इसके प्रोनाउंसिएशन बता रहा था रेहान साहब। जी जैनब बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी में से आएगा पेपर। जितना बताता हूँ मेरे बच्चे पहले उस पर गौर किया करें।